केडी एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट दौसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने बात की थी एग्रीकल्चर के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम था ऑर्गेनिक फार्मिंग। जिसका क्या नाम था दोस्तों? ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके अंतर्गत अपन डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट एंड फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहले अपन ने बात की थी ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन के बारे में। उसके बाद हमने वन लाइनर क्वेश्चंस देखे थे, जिनमें से पहला क्वेश्चन था जंतु नाम जीव नाम कृषि किसके द्वारा दिया गया? ऋषि पाराशर के द्वारा। और आधुनिक खेती का सिद्धांत अल्बर्ट हावर्ड के द्वारा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का यूज सबसे पहले लॉर्ड वॉल्टर नॉर्थबॉर्न 1940 में दिया गया। इसकी पुस्तक का नाम था दोस्तों लुक टू द लैंड। इसके बाद बायोडायनेमिक खेती के बाद विचारधारा की बात करते हैं तो दोस्तों ये रुडोल्फ स्टेनर द्वारा सन 1924 में दिया गया था। इसके बाद साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक की बात करें दोस्तों, इसकी साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक की बात करते हैं तो लेखक था इसका आर कार्सन, और इसमें जीवनाशी रसायनों का क्या हुआ? उजागर हुआ। इसके बाद खाद्य एवं कृषि संगठन रोम ने किसको वर्ष 2014 को मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित कर रखा है। अकॉर्डिंग टू द किसके अकॉर्डिंग है दोस्तों? ये 12th बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक होती है उनमें 2015 बता रखा है दोस्तों। इसके बाद राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन की शुरुआत की बात करें तो 2015-16 में इसकी शुरुआत हुई। फिर अपन ने क्या देखे दोस्तों? जैविक खेती के सिद्धांत देखे, प्रिंसिपल्स देखे। पहला देखा स्वास्थ्य का सिद्धांत। क्या देखा है दोस्तों? स्वास्थ्य का सिद्धांत। इसके बाद पारिस्थितिकी का सिद्धांत। इसके बाद न्याय, निष्पक्षता और न्याय संगतता का सिद्धांत, सेवा का सिद्धांत। दोस्तों, इन सब के बारे में अपन ने क्या की? डिटेल से चर्चा की। फिर इसके बाद में अपन ने क्या देखा था दोस्तों? इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जैविक खेती के सिद्धांत महत्व के बारे में अपन बात कर रहे थे दोस्तों। तो अपन ने इनके महत्व को भी जान लिया था। इनमें हमारा पहला है भूमि की उर्वरकता शक्ति में टिकाऊपन। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों पशुधन में बढ़ोतरी, बाह्य आदानों की लागत में कमी। चौथे नंबर पर है वातावरण की शुद्धता। पांचवें नंबर पर है दोस्तों मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। छठे नंबर पर है कम पानी की आवश्यकता। सातवें नंबर पर है दोस्तों कृषि उत्पादन की गुणवत्ता। आठवें नंबर पर है मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति। दोस्तों, इन इम्पोर्टेंस के बारे में अपन ने कल डिटेल से अध्ययन किया, और आज हम बात करने वाले हैं अगले वन लाइन क्वेश्चन है सरकार द्वारा। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ संस्थाएं हैं जो कि प्रोडक्ट को क्या करती है? प्रमाणित करती है। तो दोस्तों, इसके बात करते हैं डिटेल्स में कौन कौन सी संस्थाएं और कब इनको प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया, ये दर्जा दिया। तो दोस्तों, बात करते हैं सरकार द्वारा 1 जुलाई 2001, दोस्तों कब? 1 जुलाई 2001 को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यानी कार्बनिक उत्पाद प्रमाणीकरण के लिए 4 संस्थाएं बनाई गई। दोस्तों, 1 जुलाई 2001 को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमाणीकरण की प्रोसेस के लिए 4 संस्थाओं को वो किया गया, बनाया गया। तो इनमें 4 संस्थाएं कौन सी दोस्तों? पहली हमारी स्पाइस बोर्ड। कौन सी दोस्तों? स्पाइस बोर्ड। दूसरे नंबर की बात करें तो टी बोर्ड। तीसरी है दोस्तों कॉफी बोर्ड, और चौथे नंबर की संस्था है दोस्तों एपिडा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सरकार द्वारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रमाणीकरण के लिए किन किन संस्थाओं का चयन किया गया, या किन किन संस्थाओं को चयन किया गया। तो इसमें स्पाइस बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड और एपिडा, ये 4 क्या होंगी दोस्तों? अधिकृत एजेंसियां हैं। ये अधिकृत एजेंसियां, अर्थात इन चारों में क्या होता था दोस्तों? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का प्रमाणीकरण होता था। इसके बाद बात करें दोस्तों
राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। दोस्तों राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र की बात करें तो वो है हमारा दोस्तों राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद यूपी में। दोस्तों राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद यूपी में। कब बना? सन 2004 के अंदर। दोस्तों अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 18 जनवरी 2016 को सिक्किम को देश का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया। भारत का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, भारत का जैविक राज्य या भारत का पहला जैविक राज्य किसको घोषित किया गया, या कौन से स्टेट को घोषित किया गया? तो दोस्तों उसमें एक ऑप्शन होगा क्या? सिक्किम। यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ रहा है तो, और यदि बोर्ड पेपर में आ रहा है तो दोस्तों ये क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा। यहीं से दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम को कब घोषित किया गया? तो दोस्तों वो होता है 18 जनवरी 2016 को घोषित किया गया था। दोस्तों यहाँ हमेशा ऑप्शन में क्या देगा? 18 जनवरी दे देगा और 18 जुलाई दे देगा, यानी कि रिलेटिव यस इससे संबंधित ऑप्शंस देगा, जिससे कि स्टूडेंट क्या हो जाता है दोस्तों? कंफ्यूज हो जाता है। तो अपन को क्या होना नहीं होना? कंफ्यूज नहीं होना है। अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। अपन को सिक्किम जब पहला जैविक राज्य की बात करें, पहला ऑर्गेनिक स्टेट की बात करें तो दोस्तों 18 जनवरी 2016 ही करना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, भारत में निम्न कारणों से जैविक खेती की प्रचुर संभावनाएं। भारत में किन कारणों से जैविक खेती की संभावनाएं हैं? तो दोस्तों इनके बारे में बात करते हैं। तो पहले इस पॉइंट्स की बात करेंगे। पहला संसाधनों की उपलब्धता। दोस्तों संसाधनों की उपलब्धता। दूसरा है हमारा प्रति इकाई क्षेत्र में पेस्टिसाइड व उर्वरकों का कम उपयोग। दोस्तों प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में पेस्टिसाइड व उर्वरकों का यानी फर्टिलाइजर्स का कम मिनिमम यूज या कम उपयोग। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों कार्बनिक अपशिष्टों की उपलब्धता। चौथे नंबर पर आते हैं दोस्तों निर्यात की संभावना, और 5वें नंबर पर है प्रमाणीकरण संस्थाओं की उपलब्धता। तो दोस्तों इनका एक एक का डिटेल्स अध्ययन करें तो पहला आएगा संसाधनों की उपलब्धता। दोस्तों अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में संसाधन क्या है? उचित मात्रा में उपलब्ध हैं। इस वजह से अपन जैविक खेती की इंडिया में क्या बनती है दोस्तों? प्रचुर संभावना बनती है। दूसरे नंबर पर है प्रति इकाई क्षेत्र में पेस्टिसाइड व फर्टिलाइजर्स का कम उपयोग। दोस्तों अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में अधिकतम किसान मध्यम या छोटी श्रेणी के किसान हैं, जिनके पास भूमि का आकार क्या है दोस्तों? कम है, और इसमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का प्रति हेक्टेयर की दर से यदि अपन देखें तो उपयोग भी कम होता है, जिससे कि जैविक खेती आसानी से अपनाई जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कार्बनिक अवशिष्टों की उपलब्धता। दोस्तों अन्य देशों की तुलना में, अन्य कंट्रीज की तुलना में यदि अपन बात करें इंडिया की, तो पशुधन की क्या है? अधिकता है। पशुधन क्या है? अधिक मात्रा में है, जिससे कि कार्बनिक पदार्थ उचित मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, जिससे जैविक खेती को अपनाना और भी सरल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों निर्यात की संभावनाएं। दोस्तों इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे वैरायटीज हैं जिनसे अधिक प्रोडक्शन प्राप्त कर उनको अन्य देशों में निर्यात किया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ इंडिया में अन्य कंट्रीज की तुलना में क्या प्रमाणीकरण संस्थाओं की भी अधिकता है, जिससे कि प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्रमाणीकरण में आसानी रहती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अब हम किसका? ऑर्गेनिक मैन्योर का। अगला पॉइंट है हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर।
यानी कि कार्बनिक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि कार्बनिक खाद। दोस्तों कार्बनिक खाद को अपन जीवाश्म खाद भी बोल सकते हैं। तो जीवाश्म खाद की बात करें तो जीवाश्म शब्द का अर्थ क्या होता है? जीव प्लस अंश। यानी कि यदि अपन जीवाश्म का संधि विच्छेद करें तो दोस्तों उसका संधि विच्छेद होता है जीव प्लस अंश। अर्थात जीवाश्म खाद्य वे खाद्य होती है जिन खाद्यों में जीवों के क्या पाए जाते हैं दोस्तों? अंश पाए जाते हैं। क्या? जीवाश्म खाद्य वे खाद्य हैं जिनमें जीवों के क्या पाए जाएंगे दोस्तों? अंश पाए जाते हैं। तो इस प्रकार खाद्य जीवाश्म खाद्य कहलाती है। बात करें ऑर्गेनिक खाद, जीवाश्म खाद और ऑर्गेनिक खाद दोस्तों एक समान होती है। अब खाद्य दो प्रकार की होती है, एक तो ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। यानी ऑर्गेनिक में तो क्या होती है दोस्तों? कार्बनिक खाद्य, और इनऑर्गेनिक अकार्बनिक जो कि फर्टिलाइजर्स आते हैं ज़्यादातर। तो ऑर्गेनिक में तो क्या होता है दोस्तों? कार्बन की उपस्थिति होती है, लेकिन इनऑर्गेनिक में कार्बन की उपस्थिति नहीं होती। और एकमात्र ऐसा फर्टिलाइजर या एकमात्र कार्बनिक फर्टिलाइजर कौन सा है दोस्तों? यूरिया है, जिसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों NH2CONH2। दोस्तों ये नाइट्रोजनिक फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46.6% होती है, लेकिन अपन नॉर्मली बात करें तो इसको 46 यानी कि 46 ही लिखते हैं, और अधिकतम 46 ही ऑप्शंस में दोस्तों देखने को मिलता है। अधिकांश बुकों में 46 ही मिलता है दोस्तों। बाद में अपन बात की किसकी? ऑर्गेनिक मैन्योर्स की। तो एक बार वापस डेफिनेशन देख लेते हैं। वे खाद्य जिनमें कार्बन की उपस्थिति होती है तथा साथ ही जीवों का अंश या कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से जिन खाद्यों का निर्माण होता है दोस्तों क्या कहलाएंगे? कार्बनिक खाद्य कहलाएंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मृदा पर इसका ऑर्गेनिक मैन्योर्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों पहला देखते हैं फिजिकल इफेक्ट ऑन सॉइल इन सॉइल, यानी कि मृदा की भौतिक दशा पर क्या प्रभाव। इफेक्ट ऑफ फिजिकल कंडीशंस इन सॉइल, यानी कि मृदा की भौतिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें अपन पहले बात करेंगे मृदा संरचना में सुधार। इनकी दोस्तों अपन डिटेल से बात कर लेंगे। मृदा संरचना में सुधार। अगला है जल धारण क्षमता में क्या होगी दोस्तों? वृद्धि होगी। जड़ों का क्या होगा दोस्तों? अच्छा विकास होगा। फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा दोस्तों रासायनिक अवस्था पर प्रभाव। इसका भी अपन फिर डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो पहले देखते हैं भौतिक अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों। रासायनिक संरचना में सुधार, यानी कि कार्बनिक पदार्थों का या कार्बनिक खाद्यों का मृदा में प्रयोग करने से क्या होता है दोस्तों? ह्यूमस का निर्माण होगा और मृदा कणों के बीच क्या होगी? आकर्षण बल बढ़ेगा और वो एक दृढ़ता से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। और दोस्तों सॉइल स्ट्रक्चर में इससे सुधार होगा। साथ ही जल धारण क्षमता, मृदा की जल को धारण करने की कैपेसिटी क्या होगी दोस्तों? बढ़ जाएगी। इससे मृदा कणों में क्या होगा? मृदा कणों के आकार में सुधार होता है। इस वजह से उसकी संरचना में भी सुधार होता है। दूसरा है जल धारण क्षमता में वृद्धि। दोस्तों सॉइल पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होंगे, जिससे कि मृदा में जल अधिक समय तक क्या होगा? भरा रहेगा, अर्थात जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरा जड़ों का अच्छा विकास। दोस्तों कार्बनिक जो उर्वरक होते हैं कार्बनिक जो खाद होती हैं उनमें मुख्य तत्वों के साथ साथ
सभी तत्व क्या होंगे, उचित मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों कार्बनिक खादों में सभी तत्व पाए उपलब्ध होते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें एक या दो मुख्य तत्व ही पाए जाते हैं। तो जड़ों का अच्छा विकास दोस्तों, प्लांट्स की जड़ों को या प्लांट्स को जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वो सभी तत्व उचित मात्रा में मिलेंगे तो उनकी जड़ों का विकास भी क्या होगा दोस्तों, अच्छा होगा। और साथ ही सोइल की संरचना सुधर जाएगी, जलधारण क्षमता बढ़ेगी, तो इन दोनों के बढ़ने के कारण भी जड़ों का विकास दोस्तों अच्छा होगा। तीसरे दूसरे नंबर पर बात करते हैं रासायनिक अवस्था पर प्रभाव की। दोस्तों किसकी रासायनिक अवस्था पर प्रभाव की, तो पहला है हार्मोन्स व एंटीबायोटिक्स की प्राप्ति, दूसरा है दोस्तों क्षारीयता व लवणीयता में सुधार, तीसरा है विषैले प्रभाव को कम करना, चौथा है उभय प्रतिरोधन क्षमता में वृद्धि, सोइल बफरिंग कैपेसिटी में वृद्धि, और पांचवा है दोस्तों धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि। दोस्तों पहला बात करते हैं अपन हार्मोन्स व एंटीबायोटिक्स की प्राप्ति। हाँ तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में। तो ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करें तो स्थूल कार्बनिक खादें यानी कि मैक्रो ऑर्गेनिक मैन्योर, और दूसरा होता है कांस्टेंट ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि सांद्र कार्बनिक खादें। दोस्तों मैक्रो ऑर्गेनिक मैन्योर्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, ड्राई मैटर अधिक मात्रा में होता है जबकि न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में होंगे, जबकि सांद्र कार्बनिक खादों की बात की जाए तो इनमें ड्राई मैटर क्या होगा दोस्तों, कम मात्रा में होगा, जबकि जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो क्या होगी, अधिक होगी। मैक्रो ऑर्गेनिक मैन्योर्स की यदि अपन बात करें एग्जांपल्स की, तो इसमें पहला आता है फार्म यार्ड मैन्योर FYM यानी कि जिसे अपन गोबर की खाद बोल सकते हैं, दूसरा आता है दोस्तों कंपोस्ट, और तीसरा आता है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट। इन सबका दोस्तों बाद में डिटेल से अध्ययन करेंगे। दूसरा है सांद्र कार्बनिक खादों की बात करें तो सांद्र कार्बनिक खादों में क्या होगा दोस्तों, इनके एग्जाम्पल आएंगे। पहला खलियाँ, खलियों में दोस्तों विभिन्न प्रकार की खलियाँ जैसे मूंग की खली, नीम की खली या फिर अरंडी खली, कई प्रकार की खली आ जाएगी दोस्तों। और दूसरे नंबर पर क्या आता है हड्डियों का चूरा, अर्थात हड्डियों में क्या होता है कैल्शियम अधिक मात्रा, कैल्शियम फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। उसमें ड्राई मैटर शुष्क पदार्थ कम मात्रा में होता है, क्या होगा दोस्तों, शुष्क पदार्थ कम मात्रा में होता है जबकि न्यूट्रिएंट अधिक मात्रा में होते हैं। तो दोस्तों मैक्रो और कांस्टेंट यानी कि स्थूल कार्बनिक खाद और सांद्र कार्बनिक खाद के बीच में दोस्तों बोर्ड एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादातर 2 का या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों उसमें या तो इन दोनों में क्या पूछ लिया जाता है, अंतर पूछ लिया जाता है, डिफरेंस पूछ लिया जाता है, या फिर क्या करेगा दोस्तों इन दोनों की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, या फिर 1 नंबर में किसी की डेफिनेशन पूछ ले या फिर एग्जाम्पल भी पूछ सकता है दोस्तों। तो एक बार पुनः क्या करते हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं इसको ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में। ऑर्गेनिक मैन्योर के टाइप्स की बात करें 2 टाइप की होगी, स्थूल कार्बनिक खाद और दूसरी होगी सांद्र कार्बनिक खाद। स्थूल कार्बनिक खाद जिसमें क्या होगा, शुष्क पदार्थ की मात्रा क्या होगी, पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी लेकिन न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों की मात्रा क्या होगी दोस्तों, कम होगी। और बात करें सांद्र कार्बनिक खाद की तो इसमें क्या होगा, पदार्थ की मात्रा तो क्या होगी, कम होगी लेकिन न्यूट्रिएंट की मात्रा क्या होगी दोस्तों, अधिक होगी। स्थूल कार्बनिक खाद के एग्जांपल्स की बात करें तो पहला हमारा आया FIM, दूसरा आया कंपोस्ट, और तीसरा है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट। और दूसरे सांद्र कार्बनिक खादों की बात करें तो खलियाँ जिसमें विभिन्न प्रकार की आ जाएगी, और दूसरा है हमारा हड्डियों का चूरा। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया कंप्लीट। अब इसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, जो FIM है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, इनमें न्यूट्रिएंट की मात्रा क्या होती है, इनको बनाने के लिए कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, मेथड्स किनके द्वारा दिए गए,
का कितना यूज किया जाता है, कैसे इनको तैयार किया जाता है दोस्तों, इन पूरी प्रोसेस के बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं, जो कि करेंगे कल की क्लास में दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमारे चैनल एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट दौसा को सब्सक्राइबर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि नए वीडियो का आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके दोस्तों। आज 23 तारीख को दोस्तों, 23 तारीख को यानी कि कल ही जेट 2020 के एडमिट कार्ड क्या हो गए, जारी हो गए। जिन्होंने अभी तक जेट 2020 के एडमिट कार्ड नहीं निकलाए हैं दोस्तों, वो निकलवा सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम कब है, 29 तारीख को एग्ज़ाम है, 29 सितंबर को जेट 2020 का एग्ज़ाम है। और एडमिट कार्ड आपके रिलीज हो चुके हैं, कब हुए, 23 सितंबर 2020 को आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो गए दोस्तों। कल मिलते हैं आप सभी से, कल एक नए वीडियो के साथ। आप सभी से विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद।